गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 9 विदेश व्यापार। इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए। हमारा तीसरा लेक्चर है 9.7.3 भारत के विदेश व्यापार की दिशा। विदेश व्यापार की दिशा अर्थात किसी एक देश का विश्व के विविध देशों के साथ व्यापार करने का संबंध। अलग अलग दिशा में विभिन्न प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिए किसी भी देश के पास विविध प्रकार का उत्पादन करने की शक्ति होनी चाहिए। अनेक देशों के साथ सुदृढ़ और राजनीतिक संबंध भी होने चाहिए। अनेक प्रकार के राजनीतिक पहल करने की भी तैयारी होनी चाहिए। विक्रय व्यवस्था होनी चाहिए। कला टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर निर्यात करने योग्य उत्पादन भी होना चाहिए। स्वतंत्रता की बात कहें तो भारत में बड़े पैमाने पर जो व्यापार है यूके के साथ में होता था, और स्वतंत्रता पूर्व भारत यूके के साथ व्यापार पहले से ही स्थापित था। 1960 और 61 में देखें तो भारत की कुल आयात में 19% यूके से होती थी। 2007 में घटकर कितनी हो गई है? 2 हो गई है। स्वतंत्रता के बाद हम अमेरिका यूएस पर अनेक प्रकार की आयातों पर निर्भर रहना पड़ा था, क्योंकि 1960 और 61 में चीज़ वस्तु सेवाओं के कुल आयात में यूएसए 29% आयात हुई थी, और 2007 में घटकर कितनी हो गई? 8% से नीचे। कुल आयाती वस्तुओं में ओपीईसी के आयात होने वाली वस्तु का प्रमाण अधिक था, क्योंकि औद्योगिकरण के साथ में विकास होने से पेट्रोल खनिज तेल की खूब आयात बढ़ी थी, और ओपीईसी खनिज तेल के निर्यात करने वाले देशों से संगठन था। रसिया के साथ भारत का पुराना मैत्री संबंध था। स्वतंत्रता के बाद में रशिया के बड़े पैमाने पर आयात हुआ था। 1990 के बाद रशिया में आए आर्थिक राजनीतिक संकट के बाद घट गया। इस प्रकार परंपरागत साझेदारी के साथ व्यापार घटा। विकासशील देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ा है। विदेश तौर पर एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका के विकासशील देशों में के साथ भी हमारा व्यापार बढ़ा है। 1960-61 में वस्तुओं की कुल आयातों में 11.8% आयातें विकासशील देशों से होती थी। कहाँ से? विकासशील देश, जहाँ पर डेवलप हो रहा है। 2007-8 में आयात 32% था, जो 2014-15 में 59% हो गया। ठीक उसी प्रकार 60-61 में यूके में वस्तुओं की कुल निर्यात 26.8% थी। 2007-8 में घटकर कितनी हो गई? 4 से भी कम हो गई। इसी समयावधि में अमेरिका में होने वाली वस्तुओं का निर्यात 16% से घटकर 12.7 हो गया है, और निर्यात का हिस्सा 4.5 से घटकर 0.6 हो गया। और ओपीसी के देशों में हमारे देशों में होने वाली वस्तुओं का निर्यात और 1960-61 में 4.1% था, और उसके बाद में 2007-8 में कितना हो गया? 16%। विकासशील देशों के साथ होने वाली वस्तु निर्यात का प्रतिशत हिस्सा 14.8 से बढ़कर 42.6 हो गया है, और 2014-15 में एशिया के देशों में हमारी वस्तु का निर्यात कितना था? 50%। इस प्रकार अलग अलग देशों के साथ में हमने व्यापार का विकसित करने के लिए भारत ने खूब सफल प्रयत्न किए हैं। अब देखो 2007-8 में भारत का व्यापार दिशा दर्शाने के लिए वर्गीकरण किया है, जो काफ़ी बदलाव आया है। कोष्टक में 9.5 में देखो कि अलग अलग देशों की कितना प्रतिशत आयात भारत में की है। तो एशिया से कितनी की है? यूरोप से कितनी की? अफ्रीका से, लैटिन से, अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, CIS से, और बाल्टिक देश से, और अन्य देशों से। अब ये अलग अलग जो ये वृत्त है, इसमें हमने अलग अलग बताया है कि एशिया का कितना है, यूरोप का क्या है, अफ्रीका का कितना है, लैटिन का कितना है, उत्तरी अमेरिका का क्या, CIS का, बाल्टिक का, अन्य देशों का कितना है। तो इसको हमने अलग अलग सेट दे दिए हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि कौन से देश का कितना है। अब कोष्टक में देखो 9.6 में विश्व के विविध प्रदेशों में भार की वस्तु निर्यात में प्रतिशत हिस्सा। तो 2014 और 15 में देखेंगे कि एशिया का कितना था, यूरोप में कितना था, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, CIS, बाल्टिक देश, और इन्हें अलग अलग सेट द्वारा प्रस्तुत किया है कि सबसे ज़्यादा एशिया का। तो वृत्त में हम देख सकते हैं कि 360 का ये वृत्त होता है। इसमें से जो आधा है, 50% है, वो कहाँ का है? एशिया के। लेन देन की तुलना और संकल्पना। लेन देन की तुलना अर्थात किसी एक देश के अन्य देशों के साथ व्यापार करना और वस्तु और सेवा का मूल्य साधनों की हेरफेर करना। अर्थ वर्ष के दौरान वह देश की भौतिक और अभौतिक चीज़ों का आयात निर्यात मूल्य का प्रदर्शित करता है, और इसकी तुला। लेन देन की तुला 2 खाते अर्थात जमा खाता और उधार खाता विदेशों से देश में होने वाले तमाम आय को जमा खाते में और
विदेशों में किए जाने वाले तमाम भुगतान को उधार खाते में दर्शाया जाता है। अब देखेंगे लेन देन की तुला के प्रकार। तो लेन देन की तुला के दो प्रकार, एक संतुलित, दूसरा है असंतुलित। संतुलित तुला में जमा और उधार खाते का समान होता है। असंतुलित तुला में जमा और उधार खाते का योग समान नहीं होता। यदि जमा खाते का योग उधार खाते में अधिक हो तो लेन देन की तुला स्थिर होती है, ऐसा कह सकते हैं। उधार खाते का योग जमा खाते के योग से अधिक हो तो लेन देन की तुला में घाटा होता है, ऐसा कह सकते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग के अनुसार लेन देन की तुला संतुलित होती है, परंतु वास्तविक रूप से उसमें घाटा या स्थिरता होना संभव है। लेन देन की तुला के खाते में पहला है कि चालू खाता। इस खाते में अनुसार जमा और उधार रकम दर्शाई जाती है। पहला है भौतिक वस्तुओं के व्यापार का मूल्य। भौतिक वस्तुओं की निर्यात आय जमा खाता और भौतिक वस्तुओं की आयात पर होने वाला जो खर्च है वो किस में लिखा जाता है? उधार खाते में, और इनका योग व्यापार तुला कह सकते हैं। इसमें निर्यात भुगतान से अधिक हो तो तुला में घाटे की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अभौतिक सेवाओं का निर्यात और आयात से होने वाली आय और खर्च का विवरण चालू खाते में हम दर्शा सकते हैं। इसमें और के संयुक्त योग को चालू खाते की तुलना कहा जाता है। दूसरा है पूंजी खाता। इस खाते में एक देश का अन्य देश के साथ पूंजीगत व्यवहारों का मूल्य दर्शाना, जैसे कि बॉन्ड हुआ, शेयर हुआ, सोना हुआ आदि। ये चालू खाता और पूंजी खाते के योग लेन देन की तुला कह सकते हैं। नेक्स्ट है लेन देन की तुला के असर करने वाले परिबल। लेन देन की तुला को असर करने वाले परिबल अर्थात आयात निर्यात, पूंजी साधनों की हेरफेर, पूंजी निवेश, ऋण इत्यादि को असर करने वाले इत्यादि हैं, और ऐसा परिबल सामान्य रूप से देश के आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखो, विनिमय होने वाली वस्तु और सेवा को देश के विदेश में कीमत विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, लेन देन करना, वस्तु की विविधता और उसकी गुणवत्ता, उसकी अनिवार्यता, आय की कितनी ज़रूरत है, देश के आर्थिक विकास का स्तर क्या है, व्यापारिक, राजकीय और कानून का अंकुश क्या है, और जो भी सुविधा जैसे कि यातायात की सुविधा हुई, संदेशा व्यवहार की सुविधा हुई आदि। अब देखो कोष्टक में देखो कि लेन देन की तुला काल्पनिक उदाहरण ओनली फॉर हमने क्या किया है? अमेजिन, ये मतलब हमने कल्पना की है कि जमा रोकड़ उधार रोकड़ में किस तरह से करेंगे। तो वस्तु का निर्यात 200 है और वस्तु की आयात कितनी है? 300। अब सेवाओं का निर्यात, तो इसमें 100 है, सेवाओं की आयात कितनी है? 200। मतलब हमने निर्यात 100 किया है, मंगाया कितना है? 200। पूंजी की आयत 100 और इसमें पूंजी का भुगतान कितना किया है? 200। एक तरफी आयत 200 है और एक तरफी भुगतान 100 है। इस तरह से गौड़ आयत 600 हुई और जो हमारी उधार है वो कितनी हुई? 800। तो जमा और उधार करोड़ में देखेंगे तो लंबी अवधि के लिए उधार 200 है, लंबी अवधि के लिए निवेश 80 है, कम अवधि के लिए 100 है और निवेश 60 है। सोने की बिक्री 100 है, सोने की खरीदी 50 है। तो गौड़ पूंजी का योग कितना हुआ? 400 हुआ, और गणना की भूल में कितना हुआ है? मतलब 190, मतलब 10 तो 200। इस तरह से कुल जमा 1000 है, कुल उधार कितना है? 1000। लेन देन की तुला वास्तव में तुला में घाटा उपरांत हो सकता है। विनिमय की संकल्पना देखेंगे। भारत के नागरिक जब विदेश घूमने जाते हैं तब भारतीय चलन से वहाँ खरीदी नहीं कर सकते और देश के चलन में रूपांतरित करना पड़ता है। उसी प्रकार भारत में कोई आयातकर्ता विदेशी वस्तु की आयात करे तो उसका भुगतान संबंधित देश के चलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति लेनी पड़ती है। उसी प्रकार विदेश की भी भारत में रुपए की मांग कर सकता है। ऐसी व्यापारी बैंक चलन के कानूनी मान्यता प्राप्त व्यापारी के पास जाकर अपने देश की चलन को अन्य देश की चलन में रूपांतरित करना अनिवार्य है, और जिसे विनिमय दर भी कह सकते हैं। जिस दर पर एक देश की चलन और अन्य देश की चलन में रूपांतरित किया जा सके उस देश को विनिमय दर हम कह सकते हैं। एक देश का चलन अन्य देश के चलन में रूपांतरण हो, कन्वर्ट हो, उसे विनिमय दर कह सकते हैं। किसी भी देश का विनिमय विदेश चलन की इकाई का स्वदेशी चलन में व्यक्त होने वाली जो कीमत है अर्थात विदेशी चलन, ऐसा हम कह सकते हैं। यूएस डॉलर एक की कीमत कितनी है? 60 है, और यूएस डॉलर एक खरीदने के लिए भारत को कितना चुकाना पड़ता है? 60 रुपये। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य घटता है। कहा जाता है कि खरीदने के लिए अधिक रुपया हमें देना पड़ेगा, और पहले यूएस डॉलर में 60 ऊंचा होने पर अभी कितना हो गया? 65 हो गया है। ठीक उसी प्रकार विनिमय दर भी हमारा नीचा हुआ।
किंतु चलन में मूल्य विश्लेषण से चलन के में कमी वृद्धि होने से समय अंतर प्रत्येक देश में वस्तु की कीमत अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, कई बार खुले बाजारों में विनिमय दर में परिवर्तन हो तो कई बार किसी एक देश सरकार आयात निर्यात को प्रभावित करके कृत्रिम रूप से ऐसा कर सकती है। भारत के लिए विनिमय दर बढ़े और रुपए का मूल्य कम हो तो भारत में आयात होने वाली वस्तु की मांग क्या होती है, घटती है और निर्यात बढ़ती है। यूएस डॉलर की कीमत हमें पता है कि 1 है और भारत को कितना चुकाना पड़ता है, 60 या 65। इससे आयात करने के लिए हमें खूब अधिक पैसा चुकाना पड़ता है जिससे आयात घटने लगती है और डॉलर 1 खर्च करके हमें 60 वस्तु प्राप्त होती है और खर्च करके 65 की वस्तु प्राप्त होगी जिसमें निर्यात बढ़ने लगती है। भारत के लिए विनिमय दर घटे, इससे विपरीत स्थिति हमें देखने को मिल। बच्चों, ये लेसन हमारा है, ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको होमवर्क में इसके स्वाध्याय में जो भी एमसीक्यूज़ हैं, एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में हैं, मुद्दासर हैं और विस्तार पूर्वक, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं तथा याद करने हैं। थैंक यू।